नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस समय मध्यकालीन भारत को लेकर चल रहे हैं। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उस पे ऐसा नहीं है कि हम लोग आज पहला दिन है, हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं कि एक इस्लामिक राज्य स्थापित होता है और प्राचीन भारत की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में इस्लाम का आक्रमण कोई नई घटना थी। अगर हम देखें तो रेगुलर इंटरवल में हमें यह सुनने को मिलता रहा है प्राचीन भारत में भी कि भारत में आक्रमण होते रहे हैं। लेकिन इस्लाम के आक्रमण और अन्य आक्रमणों में जो मूल अंतर था वो ये था कि इस्लाम से पहले जितने भी आक्रमण प्राचीन भारत के समय हुए, उन आक्रमणों में मुख्य बात यह थी कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को चुनौती नहीं दी थी। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया और घुल मिल गए। इस्लाम ने ऐसा नहीं किया, उसने भारतीय संस्कृति को चुनौती दी और उस चुनौती का परिणाम था सल्तनत की स्थापना। सल्तनत की स्थापना में अगर मध्य प्रदेश पीसीएस, जैसा कि हम लोग कक्षाएं लेकर चल रहे हैं, तो बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन पूछने का वो प्रयास करता है। जैसे सूफी और भक्ति से जुड़ा हुआ अगर हम कहें तो जैसे उन्होंने रामानंद पूछ लिया। नो डाउट भक्ति आंदोलन में रामानंद एक बहुत बड़ा नाम है। हो सकता है अगली बार उनके आसपास का कोई कबीर पूछ लें, नानक पूछ लें, या सूफी से कोई नाम पूछ लें, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कहने का आशय एक तो इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रश्नों का को देखने को मिलता है। दूसरा कि एक पूरा का पूरा एरिया राजनीतिक घटनाक्रम का देखने को मिलता है। उस राजनीतिक घटनाक्रम को ही हम लोग इस समय लेकर चल रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक तौर पे तो जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं राजनीतिक रूप से, तो जैसे हम लोगों ने इल्तुतमिश को पढ़ा, तो अब वहां पर इल्तुतमिश में एकता और चालीसा दल, ये दोनों महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। बलबन महत्वपूर्ण, और उसी क्रम में आज हम लोग खिलजी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, खिलजी खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। और अगर हम मुख्य बात करें तो जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद इन्हीं की एक
संतान उत्तराधिकारी के रूप में, बालक के रूप में था। शहाबुद्दीन, उमर इनके संरक्षक के रूप में मलिक काफूर रहता है और सोचता है कि हम कठपुतली शासन चलाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाते हैं। ठीक है। और उसके बाद मुबारक शाह खिलजी। ठीक है। तो ये जो नाम हैं, इन नामों को अगर हम परीक्षा की दृष्टि से हम लोग देखें तो ये नाम इस बात को लेकर पूछे जा सकते हैं कि एक थ्रो कर दिया, एक नाम थ्रो कर दिया। ठीक है। वहीं पर अलाउद्दीन की अगर हम बात करें तो ये थ्रो वाला नहीं है, ये जानकारी वाला है, क्योंकि इसने जो नीतियां अपनाई वो महत्वपूर्ण रहीं, चर्चा में रहीं, और यही कारण है। अच्छा, वो ऐसी भूमिका थी उन घटनाक्रम की जो चर्चा में रहना बहुत आवश्यक हो गया था। जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली है, अलाउद्दीन की दक्षिण नीति है। हालांकि इस पे बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी जानकारी तो अवश्य होनी चाहिए कि हम उस पे अपने विचार व्यक्त कर सकें, और विशेष क्या। ठीक है। अच्छा, चलिए। तो इसी तरह से जैसे हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी एक परिपक्व अवस्था में गद्दी पर बैठते हैं और ये गुलाम वंश की अव्यवस्था का लाभ उठाते हैं। जो किलाखोरी का महल जो गुलाम वंश के हम लोगों ने नाम लिखे थे, बलबन के पौत्र कैकुबाद, कैखुसरो, तो कैकुबाद द्वारा किलाखोरी का महल बनवाया गया था। इसी महल में ये अपना राज्याभिषेक करते हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अलाउद्दीन है, ठीक है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन इनका भतीज दामाद होता है। अलाउद्दीन इनका क्या था? भतीज दामाद, मतलब भतीजा भी था और दामाद भी था। तो जब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे हैं तो अलाउद्दीन जो है ये अपने आप को कम प्रभावशाली नहीं मानते हैं और बिना बताए आक्रमण पे भी निकल जाते हैं। तो कभी कभी जलालुद्दीन उनसे नाराज भी हो जाते थे। खैर, मात्र अगर हम लोग कहें तो लगभग 6 वर्षों तक, 1290 से 96 तक जलालुद्दीन गद्दी पर बैठते हैं। छोटी छोटी घटनाएं इनके समय, जैसे ठगी प्रथा का इन्होंने अंत किया। इनके समय अगर देवगिरी अटैक की हम बात करें तो वो अलाउद्दीन द्वारा किया गया। चलिए, खैर, हम लोग मुख्य मुद्दे पे आते हैं। जो हम लोग को चर्चा करनी है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है।
फिर हम लोग आगे का देखेंगे। ये है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैप के थ्रू थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये दिल्ली का क्षेत्र है, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो उस समय अगर हम देखें तो तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये अपनी दृष्टि डालता है। एक देवगिरी का क्षेत्र है, एक तेलंगाना का क्षेत्र है, और एक होयसल कह लो या द्वार समुद्र कह लो, जो कि उनकी राजधानी है, ये क्षेत्र है, ठीक है। एक यहां वाला एरिया ये आपका गुजरात का है, ठीक है। और यहां पर ये दिल्ली का क्षेत्र है, ठीक है। सबसे पहले तो अलाउद्दीन की नीयत को समझने का प्रयास करिए कि अलाउद्दीन किस नेचर का था, ठीक है। तो अगर हम अलाउद्दीन के राजत्व की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसकी जो सोच है वो साम्राज्य विस्तार की थी। साम्राज्य विस्तार, और अगर उसे साम्राज्य विस्तार करना है, ठीक है, तो इसके लिए बेहद आवश्यक था कि उसके पास एक बड़ी सेना हो, प्लस स्थायी सेना हो, ठीक है। अच्छा, स्थायी सेना या सेना से संबंधित एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रखिएगा कि होता क्या था कि कोई भी राजा हो, सुल्तान हो, कोई भी हो, तो देखिए राजा कहीं भी बैठा है, अब मतलब जो भी उसकी राजधानी है, केंद्र है, तो राजा जब केंद्र में बैठा है तो अगर आमदनी अच्छी नहीं है तो वो एक बड़ी सेना नहीं रख पाएगा अपने खर्चे पे, और अगर आमदनी ठीक ठाक है तो वो एक सेना रख सकता है। तो मध्यकालीन भारत में ये हमें एक विशेषता सेना की देखने को मिलती है कि सुल्तान की अगर सेना बड़ी नहीं है, समझिएगा, सुल्तान की सेना यदि बड़ी नहीं है तो सुल्तान के पास जितने भी क्षेत्र हैं, अधिकार क्षेत्र, मान लीजिए अलाउद्दीन की अगर हम बात करें तो 11 क्षेत्रों पर उसका अधिकार बताया जाता है, तो उन 11 क्षेत्रों के मान लीजिए प्रांतपति हो गए, सूबेदार, जैसा कि कल बताया था। तो अब अगर मान लीजिए अलाउद्दीन को दक्षिण में सेना भेजनी है तो एक तो अलाउद्दीन की निजी सेना रहेगी जो उसने दिल्ली में रखी हुई है, दूसरा जो उसके सूबेदार हैं उनके पास भी तो सैन्य टुकड़ी है, तो उन टुकड़ियों को भी शामिल करके एक सेना बनाकर उसको फिर कूच कराया जाएगा, मतलब युद्ध के लिए भेजा जाएगा। ये एक प्रकार का मध्यकालीन भारत में हमें सिस्टम देखने को मिलता है, और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी ये थी कि जो प्रांतीय सेनाएं होती थी या जो सूबेदार की सेनाएं होती थी, उन उन सेनाओं में उतनी वफादारी नहीं होती थी जितनी कि उनसे अपेक्षा की जाती थी।
अगर उनको लग गया कि हार रहे हैं तो वो पहले ही भाग जाती थी, क्योंकि उनका जो मूल उद्देश्य है वो सुल्तान या अपने मालिक की विजय से ज्यादा लूट पर वो कॉन्सेंट्रेट करती थी। खैर, तो अलाउद्दीन तक आते आते सल्तनत को लगभग 100 वर्ष हो गए थे, लगभग। ठीक है, तो अलाउद्दीन के जहन में इस बात का विचार था कि उसे विस्तार करना है, शांत नहीं बैठना है। उसकी विस्तारवादी सोच का ही परिणाम था कि उसने दक्षिण अभियान किया, और साथ ही साथ उसका यह भी मंतव्य था कि वो विश्व विजय करे। तो उसकी विश्व विजय की सोच से भी हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना इस बात को लेकर सजग था कि उसे विस्तार करना है। स्थायी सेना की उसे आवश्यकता थी। अब समस्या ये आ रही है कि वो सेना रखना तो चाहता है, लेकिन सेना का जो खर्च है वो ज्यादा है। ठीक है, अब इस खर्च को वो कम कैसे करे, ये प्रश्न है। क्योंकि अगर हम लोग इस बात पर थोड़ा ध्यान दें, देखो, अगर उसे साम्राज्य विस्तार करना है ना, या उसे युद्ध करने हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पर उसे एक मजबूत सेना की आवश्यकता है, और उसकी संख्या भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो जो अधिकतर इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि जो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, जो उसने सिस्टम डेवलप किया था, और इस सिस्टम का जो मुख्य अधिकारी था, जो इंस्पेक्टर की भूमिका में रहता था, जिसको शहनाए मंडी कहा जाता था, जो जिसको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी और इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, सबसे पहली चीज कि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी इस प्रणाली के तहत वो बाजार में वस्तुओं के भाव निश्चित करता था। ठीक है, अब जरा इस पर सोच लो कि ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा, एक चीज जरा सोचो, 2 मिनट के लिए सोचना कि जैसे मान लीजिए अलाउद्दीन दिल्ली में है और उसके पास सेना है, मान लीजिए 5,000, मान लीजिए उसके पास 5,000 सैनिक हैं, और उसे ये लग रहा है कि ये सैनिकों की संख्या कम है, हमें सैनिकों की संख्या बढ़ानी है। और अगर सैनिकों की संख्या बढ़ानी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया? कुछ नहीं, उसने सैनिकों को बढ़ाने का एक दूसरा तरीका अपनाया कि बाजार में वस्तुओं के भाव निश्चित कर दिए, दाम निश्चित कर दिए। अर्थात जो भाव अलाउद्दीन द्वारा तय किए जाएंगे दिल्ली के बाजार में, उतने ही भाव पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाएंगी। दूसरी बड़ी बात कि उसने व्यापारियों तक को ये
कह दिया था कि तुम कितना सामान लाकर यहां बेचोगे, क्योंकि अगर हम भाव निश्चित कर रहे हो सकता है तुम मुंह बनाओ। तो अगर तुम 50 कुंटल चावल ला रहे हो हर साल बेचने के लिए, तो तुम कहोगे लो हमें तो फायदा ही नहीं हो रहा है, हम चलो इस बार 10 कुंटल ले चलो। तो अलाउद्दीन ने इतने मजबूती के साथ और बाजार नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने में गुप्तचर व्यवस्था का भी बड़ा हाथ था। शहनाई मंडी का बहुत बड़ा हाथ था, जिससे एक निश्चित भाव वाली नियंत्रित प्रणाली की स्थापना की जा सके। अच्छा, इससे होगा क्या? होगा ये कि जैसे मान लीजिए ये सैनिक है, अब फॉर एग्जाम्पल के एक सैनिक है, एक सैनिक मान लीजिए अलाउद्दीन इसे वेतन देता है 21 टंक, मान लीजिए, ठीक है। अब अलाउद्दीन ने बाजार में भाव निश्चित कर दिए, ठीक है। तो इस एक सैनिक का खर्चा मान लीजिए 60 टंक में पूरा होने लगा। तो अब इसका अगर इतने में काम चलने लगा तो यहां पे मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, सीधे 15,000 सैनिक खड़े हो जाएंगे। दिमाग देखिए, देखो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जादू अलाउद्दीन कर रहा था, और इतिहासकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है उसका उद्देश्य था बड़ी सेना रखना। अब आप बताइए ये बड़ी सेना कैसे रखी जाएगी? ये बड़ी सेना तब रखी जाएगी जब बाजार में वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए जाएंगे, और अलाउद्दीन दाम इस तरह से निश्चित करेगा जिससे कम खर्च में बड़ी सेना रखी जा सके। बोलो हाँ या ना? तो हल निकल आया। कम खर्च में बड़ी सेना रखी जाने लगी। बताओ, समझ में आ गई कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत अलाउद्दीन करना क्या चाहता था? स्पष्ट है ना? इसको नोट कर लेना जिससे आप एक विचार मन में रख सको। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ जरा यहां पे कि अलाउद्दीन ने जब दक्षिण विजय की सोची, इससे पहले भी कोई सोच चुका है? कौन है बताइए? अलाउद्दीन की दक्षिण विजय से पहले हम लोग एक दक्षिण विजय पढ़ चुके हैं, किसकी? समुद्रगुप्त की। बोलो हाँ या ना? यहां ये आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर अलाउद्दीन की दक्षिण विजय लिख रहे हैं तो समुद्रगुप्त वाली लाइन तो आनी आनी है ना? दक्षिण अभियान, ठीक है। अच्छा, किसकी दम पे किया, कैसे किया, आइए उसको समझ लेते हैं। हुआ क्या कि दक्षिण अभियान से पहले अलाउद्दीन ने तमाम अभियान किए थे,
उत्तर भारत में, गुजरात में। तो गुजरात में जब उसने अभियान किया था तो अलाउद्दीन का इसको इस तरह से लिखो कि गुजरात अभियान के समय अलाउद्दीन के एक सेनापति नुसरत खां ने मलिक काफूर नामक किन्नर को 1000 दीनार में खरीदा था तथा इसे तथा काफूर को अलाउद्दीन को, नहीं ऐसे लाइन सही नहीं बनेगी, तथा काफूर को भेंट स्वरूप अलाउद्दीन को दिया था। ठीक है, देखो एक तो ये भी है कि ये नाम भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किन्नर है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये ध्यान रहता है, ठीक है, किसने खरीदा तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान रहेगा तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर याद रखना है आपको कि कहां का है। ठीक है, कहां का है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मलिक काफूर गुजरात, है ना। अगर आप ये लाइन लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के समय मलिक काफूर को प्राप्त किया था तो भी काम चल जाएगा। नुसरत खां ध्यान रहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, अलाउद्दीन को भेंट दिया तो किन्नर जो है उस समय काफी चर्चा में रहते थे। जैसे गुलाम हम लोग के सामने एकदम से ऐसा शब्द आया जो हम लोग दास या कभी कभी शूद्र वर्ग में भी उनको रख के चर्चाएं करते थे। और जैसे ही इस्लाम की स्थापना होती है सबसे पहले हमें गुलाम वंश ही देखने को मिलता है। देखिए कि इतिहास क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है। नहीं, खैर मुद्दे पे आते हैं। तो ये घटना घटी। ठीक, अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन की ओर से अलाउद्दीन की ओर से काफूर ने ही दक्षिण विजय की थी। दक्षिण विजय की थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन की ओर से काफूर ने ही दक्षिण विजय की थी।
उसने देवगिरी के रामचंद्र थे, है ना, देवगिरी, होयसल, यहां वीर बल्लाल तृतीय थे, तथा तेलंगाना के राजाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दक्षिण से काफूर, बड़ी मात्रा में धन लाया था, है ना। इसी समय काफूर ने कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा भेंट स्वरूप अलाउद्दीन को दिया था, है ना, नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। तो हम लोग परिणाम क्या निकाल सकते हैं? हम लोग परिणाम ये निकाल सकते हैं कि काफूर का दक्षिण अभियान एक एक सफल अभियान था। ठीक है, निश्चित तौर पर यह बात हम लोग कह सकते हैं, सफल अभियान था। अच्छा, इसका परिणाम क्या निकला भाई? आक्रमण करने गए तो धन लूट के ले आए, ये एक अलग बात हो गई। जैसे प्रताप रुद्रदेव हैं तेलंगाना में, होयसल द्वार समुद्र में वीर बल्लाल तृतीय हैं। तो जब काफूर पहुंचा है तो इन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए, और अच्छा खासा सोना चांदी काफूर के साथ लाद दिया। वो इसलिए दिया जाता था कि इतनी दूर आए हैं, सेना का खर्च, है ना, एक प्रकार से। तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो उस समय दे रहे हैं वही अंतिम है ना। तो आपको ऐसे समझना है कि दक्षिणी राज्य दिल्ली को कर देने के लिए तैयार हो गए, है ना, कर देने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं करद राज्य। ये शब्द भी लिख लीजिए,
ऐसे राज्यों को बोलते हैं करद राज्य, यानी कि कर देने वाले राज्य, है ना। बिल्कुल यही लगभग स्थिति थी किसके समय? हाँ, किसके समय? समुद्रगुप्त के समय, ठीक है। काफूर इतना पावरफुल हो गया था अलाउद्दीन के समय कि जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई तो वो बहुत ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप करने लग गया था। आपसे परीक्षा में पूछा भी गया है शहाबुद्दीन उमर के बारे में। पता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा समझिएगा, इनको क्यों पूछ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इनके पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब अलाउद्दीन। ये बात समझ में आई? तो ये जो शिहाबुद्दीन उमर हैं ये तो नाबालिग थे, ठीक है। तो क्या आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद काफूर ने उमर का संरक्षक बनकर शासन चलाने का प्रयास किया था। ये बात समझ में आ गई? हालांकि अगर आपको पहला लेक्चर ध्यान हो तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गैर तुर्क को इजाजत नहीं है, मतलब आसानी से ना तो वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जैसा नहीं, वो जो आपको समझाया था 40 दल टाइप का जो माहौल था या जो दरबार होता है, कोर्ट होता है, एक तो गैर तुर्क को वहां घुसना थोड़ा सा मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था, मुश्किल था। क्योंकि मोहम्मद तुगलक के समय तो तमाम हिंदू वहां बैठे हुए दिखाई देंगे, रतन सिंह और हीरा सिंह तमाम थे। तो कहने का आशय कि एक बार वहां तो प्रवेश हो सकता है लेकिन सुल्तान तो कदापि नहीं, मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए मलिक काफूर सुल्तान के प्रयास में नहीं था, वो था कि संरक्षक बन जाएंगे और अलाउद्दीन ने जो माहौल बनाया है, जो एक दबदबा कायम किया है, उसको हम कैश करने में सफल हो जाएंगे। तो वो हो नहीं पाया, है ना। जो मुबारक शाह खिलजी हैं अंतिम, जो 1316 से 20 तक रहे, तो ये जो मुबारक शाह खिलजी हैं ये काफूर
के षड्यंत्र को असफल कर देता है ना, और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। अच्छा, ये भी अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी कोई सही नहीं थे। मुबारक शाह खिलजी जब गद्दी पर बैठते हैं तो अपने अंतिम समय में ये एक भारतीय मुसलमान, उसका नाम भी याद रखिए, उसका नाम था खुसरो शाह। ये मात्र 4.5 माह तक गद्दी पर बैठा। है ना, यहां ये लिख लेना कि मुबारक शाह ने इस भारतीय मुसलमान को प्रधानमंत्री का पद दिया था। है ना, प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि मंत्रियों का प्रधान। ठीक है, अगर उस समय की हम लोग बात करें तो सुल्तान के अंडर में जितने भी मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, उन सबका प्रधान। ठीक है, तो कहने का मतलब कि सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ द स्टेट। तो मुबारक के बाद ये प्रयास करते हैं कि शायद सल्तनत में हम एक लंबी पारी खेल पाए। तो ये एक बहुत छोटी सी पारी में ही बोल्ड हो जाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला जो महत्वपूर्ण राजवंश है वो है तुगलक। ठीक है, ये 1320 से 1414 ईस्वी तक इनका, तुगलकों का शासन रहा है। सबसे पहले तो एक कॉमन सी चीज मन में बैठा लीजिए कि तुगलक जो है, जो आपके सामने शब्द है, ये नाम है ना, उपनाम नहीं है, सरनेम नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम है राजेश दुबे, तो तुगलक का मतलब दुबे से नहीं है, तुगलक राजेश। है ना, किसी का नाम है मान लीजिए शाहिद अफरीदी, तो ये अफरीदी नहीं है, शाहिद। विराट कोहली, तो ये कोहली नहीं है, विराट नाम है। अब समझ गए? अच्छा, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो तुगलक था वो एक योग्य सेनापति था, और गद्दी पर बैठने से पहले जो तुगलक था उसने, उसको बोलते थे गाजी तुगलक। ठीक है, गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। है ना, काफिर कौन? कि जो मुसलमान ना हो और जो रास्ते में आ रहे हो, समस्या उत्पन्न कर रहे हो, तो वो हटाने वाला। तो ये जो गाजी तुगलक है, ठीक है, तुगलक वंश का जो संस्थापक है, इसने गद्दी पर बैठने से पहले 29
मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमणों का सामना किया था। ये हम इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपको ये मालूम चल जाए कि तुगलक एक योग्य व्यक्ति था। इसीलिए थोड़ा सा चर्चा इनके बारे में चल रही है। जब हम लोग संस्कृति पे चर्चा करेंगे तो संस्कृति में इनका ज्यादा रोल है। तुगलकाबाद का किला और ये वो हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे। यहां पर मुख्य ये है कि ये संस्थापक हैं तुगलक वंश के। तो आपको कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि इनका जो ये तुगलक जो है ये नाम है ना, गाजी तुगलक के नाम से प्रसिद्ध थे। सुल्तान बनने से पहले 29 मंगोल आक्रमणों का सामना कर चुके थे और गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक नाम से गद्दी पर बैठे। ठीक है। अच्छा, इनके समय की जो सबसे बड़ी घटना है वो ये है कि गयासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान बना तो इसने करा क्या कि गयासुद्दीन तुगलक के पहले खिलजी वंश है। तो खिलजी के समय जो खुसरो शाह थे, मुबारक शाह थे, इनके समय क्या हुआ कि बहुत सारी जमीनें दान में दे दी गई। ठीक है, समझना। तो गयासुद्दीन तुगलक का विवाद हो गया था किससे? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, है ना, क्योंकि केवल यही इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये एक नया नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। इस विवाद को अगर ध्यान से सुन लोगे तो फिर याद हो जाएगा सुनते ही। ठीक है। और अगर ये विवाद याद हो गया तो आपको दो नामों का हल निकल आएगा। तो अगर ये नाम आता है तो इनकी व्याख्या हो सकती है, ये नाम आता है तो इनकी व्याख्या हो सकती है। अर्थात ये विवाद आप चर्चा में रख सकते हैं। स्पष्ट है? अच्छा, विवाद क्या है? विवाद यह है कि गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया, विवाद यह है कि खिलजी काल में खालसा भूमि दान में बांटी गई थी। ठीक है। अब यहां खालसा शब्द आ गया है, इसको भी क्लियर कर लो। कुछ नहीं है, कोई विशेष शब्द नहीं है। ठीक है। खालसा का मतलब होता है सुल्तान की भूमि, बस, कोई स्पेशल शब्द नहीं है। ठीक है। सुल्तान की भूमि। अगर आप प्राचीन भारत की बात करेंगे, ठीक है, राजा हम लोग पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत में, जैसे सीता। सीता किसकी भूमि होती थी? राजा की। उसी तरह सुल्तान की भूमि नाम बदल गया है, जो सीता है वही खालसा है, बस। है ना, प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या का समाधान। आगे बढ़े। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, हाँ, जैसे याद बना रहे। अच्छा, हुआ क्या कि खिलजी काल में खालसा भूमि दान में बांटी गई। तो ये जो दान है ये इनको भी मिला। भाई सूफी संत हैं तो संतों का काम तो दान से ही चलता है ना। वो कोई जॉब तो कर नहीं रहे कि साहब टाई आई लगा के 10 से 5 ड्यूटी, है ना, ऐसा तो है नहीं। संत आदमी हो तो नहीं भी खाएंगे तो कोई बात नहीं, है ना? देखो, संत सूफी, है ना,
ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो भूख, भूख, प्यास, नींद, इन 3 पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि ये सब इंद्रजीत होते हैं। ये इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं। हम हम लोग हम लोग साधारण लोग, ये लोग असाधारण लोग। हम लोग इंद्रियों के साथ बह जाते हैं, लेकिन ये लोग, इनका नियंत्रण है ना। तो इनको भी दान में मिल गई भूमि। अच्छा, इन्होंने क्या कर दिया गयासुद्दीन तुगलक ने? इन्होंने फरमान जारी कर दिया, है ना, भूमि वापसी का। वापस ना लिखो, भूमि छीन ली जाए। अब देखो, कोई भी सूफी संत हो, अगर इस तरह का माहौल बनेगा तो देखो बुरा सबको लगता है। भाई या तो देते नहीं, हमने तो मांगा नहीं था, अब दे दिया है तो अब छीनने की बात, ये तो उचित नहीं है। अब भैया बड़ी समस्या हो गई, ये बड़ा नाराज हो गए, और इतना नाराज हो गए कि इनके मुख से निकल गया एक प्रसिद्ध, इनके मुंह से लाइन निकल गई। क्या निकल गई? हुनूज दिल्ली दूरस्थ। दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि जब इन्होंने फरमान जारी किया था, उसके बाद ये एक विद्रोह दबाने निकल गए थे। दिल्ली में नहीं थे, दिल्ली के बाहर थे। और इनका जो उत्तराधिकारी था मोहम्मद तुगलक, वो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक ने, ये दिल्ली के बाहर है, इन्होंने कह दिया हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि अब दिल्ली तुम आओगे नहीं, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक। अच्छा, ये लौट रहे थे दिल्ली, तो दिल्ली के पहले ही इनके पास संदेशा पहुंच गया मोहम्मद तुगलक का कि हमने एक नया नया महल बनवाया है, आप आ जाते तो थोड़ा सा अच्छा लगता, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। ठीक है, बूढ़े हो चुके सुल्तान को ये तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि अब हमारी उम्र कितनी रही, हमें क्यों मारेगा, और थोड़ा समय, उसके बाद मोहम्मद को ही तो बनना है अगला। तो ये चले गए दिल्ली के ठीक पहले, आउटर दिल्ली, और वहां पर लकड़ी का महल, जिसे एक अहमद आर्किटेक्ट कह लो उस समय का, उसने बनवाया था। जब ये लकड़ी के महल में प्रवेश करते हैं गयासुद्दीन, तो महल गिर जाने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं।
देखो, अगर ध्यान से सुना होगा तो नहीं भूलोगे, और अगर लगे भूल जाओगे तो दोबारा सुन लेना, ठीक है? क्योंकि बहुत आराम से, तसल्ली से पूरा वाकया डिस्कस किया गया है। आगे बढ़े। हम्म तो ये स्थितियां, अब इतने सारे नाम, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल गई, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, अगला जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है? तो इतिहासकार इतिहासकार इसको, इस पर सनकी होने का आरोप लगाते हैं। पागल, पागल नहीं, पागलपन के अंश, है ना? कुछ कहते हैं समय से पहले है ना? इसको थोड़ा और लेट पैदा होना चाहिए, ठीक है? समय से पहले आ गया है। तो ऐसा फिर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए क्यों कहा जाता है? और तब जब हम लोग ये लाइन लिख रहे हैं कि सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, सोचिए, सबसे ज्यादा विद्वान था, और इस पर कुछ इतिहासकार ये आरोप लगाते हैं। अब क्या करोगे? अच्छा, अब प्रश्न आपसे ये बन जाता है, ठीक है, इसको किनारे कर दो। अब प्रश्न ये बन जाता है कि ये आरोप लग क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? हम्म तो देखो, यहां भी थोड़ा सा मैप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनका भी दक्षिण में दखल रहेगा, ठीक है? मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा जाता है कि सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार इसके समय था, सल्तनत का सबसे बड़ा आकार इसी के समय था, और सल्तनत का विघटन भी इसी के समय शुरू होता है, ठीक है? ये बातें याद रखना। दूसरा, कि मोहम्मद तुगलक जब गद्दी पर बैठता है तो कोई भी सुल्तान हो, वो कैसे जाना जाता है? अपनी योजनाओं की वजह से। तो मोहम्मद तुगलक क्या करते हैं कि योजनाएं बनाते हैं, ठीक है? जैसे इसने एक योजना बनाई, राजधानी परिवर्तन। इसने एक योजना बनाई सांकेतिक मुद्रा ये चलाने के लिए। हम्म इसने एक योजना बनाई दोआब में कर वृद्धि। इसने एक योजना बनाई कराचल अभियान। इसने एक योजना बनाई खुरासान अभियान। अगर कहा जाए तो लगभग सभी असफल, सुपर डुपर फ्लॉप,
मतलब अगर इन सबको हम 100% मान ले तो 95-96% योजनाएं असफल। थोड़ा बहुत बस यहां पर उसे दोआब वाले में हल्का फुल्का लाभ, हल्का फुल्का यहां पर भी अभी चर्चा करते हैं, बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। आइए देखें वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए वो राजधानी परिवर्तन कर रहा है, तो महाराष्ट्र में वो राजधानी परिवर्तन करके लाना चाहता है, ये है दिल्ली और ये है दौलताबाद। या देवगिरी। बहुत संभावना है कि आपको परीक्षा में देवगिरी लिख के दे दे, ठीक है। और दौलताबाद आ जाता है तब तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। और देवगिरी आता है तो भी आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मोहम्मद तुगलक का दिमाग क्या काम कर रहा है। उसका दिमाग ये काम कर रहा है कि इधर उत्तर पश्चिम से मंगोल आक्रमण होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे मंगोल भय था। यस और नो, ये बात समझ में आई। तो उसको ये लग रहा था कि अगर हम दौलताबाद में राजधानी बना लेते हैं तो मंगोल उत्तर पश्चिम पे से प्रवेश करके दिल्ली और उसके आसपास लूटपाट करके भग जाएंगे, जान को खतरा नहीं रहेगा। हालांकि मोहम्मद तुगलक बहुत दिमागदार था, इसके समय मंगोल आक्रमण का खतरा पैदा हुआ था, इसने पैसा पहुंचा के कहा जाओ बाद में लौटवा दिया। दिमाग बहुत था। बस समस्या इस बात की थी कि ये जो हम लोग ने योजनाएं लिखी हैं ये सफल नहीं हो पाई। आइए देखिए इसको। तो पहले तो कारण कि राजधानी परिवर्तन कर क्यों रहा है, तो एक तो मंगोल भय इसके मन में था। दूसरा, इसका यह विचार भी हो सकता है, भाई ये सब बातें इतिहासकार कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां अगर बैठेगा तो वो पूरे भारत पर निगाह रख सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ इतिहासकारों का, तत्कालीन उस समय के लोगों का यह कहना है कि जो दिल्ली के लोग हैं, ठीक है, जो दिल्ली के लोग हैं ये सुल्तान को निंदनीय पत्र लिखते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा इन इन पॉइंट्स को लिख लेना, ठीक है। निंदनीय पत्र लिखते थे। कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली के जो अमीर हैं इनके दिमाग ठिकाने लाना चाहता था मोहम्मद। ठीक है, कि ये लोग षड्यंत्र रचते हैं और सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो नई जगह पहुंचेंगे तो सबको हम राइट टाइम कर देंगे। अब समस्या क्या हुई कि
जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का प्रोग्राम चला तो 4 साल तक उसने प्रयास किया, मोहम्मद ने, कि दिल्ली के अमीर, अमीर हमने आपको बताया था अभिजात वर्ग जो पदाधिकारी है, अमीर वर्ग गए नहीं। उसने साफ मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे। तो मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की जनता को ले जाने का प्रयास किया, डर दिखाया। अब अगर उस समय के इतिहासकारों जैसे बर्नी हैं, कहते हैं कि लंगड़े को भी घसीटकर दौलताबाद ले जाया गया। अतिशयोक्तिपूर्ण स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट से कम यह तो स्पष्ट हो रहा है कि सुल्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्पष्ट है। यहां पर कुछ भी बाकी रह गया हो तो उसको लिख लो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कोई नहीं गया और इनका ये प्रोग्राम सुपर डुपर फ्लॉप। लौट के बुद्धू घर को आए, तो फिर से दिल्ली आ गए। अच्छा, उसके बाद अच्छा दिमागदार तो था ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। सुल्तान को, अच्छा इसको ये लिख लेते हैं। सुल्तान को खबर मिली कि जो सोना चांदी है उसकी कमी हो रही है। ठीक है, कमी हो रही है, क्या करें। अब किसी की बुद्धि तो काम कर नहीं रही, सुल्तान एक करेगी काम। हम्म तो कैसे मैनेज हो? तो मैनेज ऐसे हो कि मोहम्मद तुगलक पढ़ा लिखा तो था ही, तो इसने उदाहरण, इसको पता था कि अफगानिस्तान में सांकेतिक मुद्रा चली थी। हम्म गैतालू एक थे, उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। तो उसके पास उदाहरण थे कि चलाई गई है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जो मुद्रा का संकेत हो, मुद्रा ना हो, मुद्रा का संकेत हो, मुद्रा के स्थान पर चलाई जा सके। ठीक है, तो उसने सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया, और जो तांबा होता है, तांबा प्लस इसमें भी मिश्र धातु है ना, मतलब लगभग 8 प्रकार की धातुएं मिलाकर, और ये सभी सस्ती थी, सर्व सुलभ थी। ठीक है, इन्होंने चला दिया सांकेतिक मुद्रा। और जब सांकेतिक मुद्रा चलाई तो जब दिल्ली के लोगों ने देखा कि ये तो हम भी बना सकते हैं, क्योंकि जो धातु है वो आसान है बनाना, घर के बर्तन भाड़े सब गला दो, मुद्रा ही मुद्रा तैयार, क्योंकि सस्ती मुद्रा। और निशान जो है बस वो बना लो, तो अपना ठप्पा मारा, रात भर दिल्ली के घर टकसाल बन गए रात भर में। टुक 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 टुक, पता लगा सब सुबह जेब में सिक्का भर के बाजार में खड़े हैं, ये देव वो देव, ये देव वो देव।
भाई यही होगा और क्या होगा। तो जितना बेहतर विचार था, ठीक उल्टा उसका इंप्लीमेंटेशन था, उतने ही बचकाना ढंग से उसको प्रायोजित किया गया। तो जब घर घर में टकसाल खुल जाएगी तो फिर सांकेतिक मुद्रा, तो फिर मोहम्मद तुगलक टीवी पे आएंगे रात में 8 बजे या 9 बजे और कह देंगे सांकेतिक मुद्रा अब लीगल टेंडर नहीं है ना। भाई जब नुकसान हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार होगा तो ये तो होगा ही। तो यहां पर भी वही स्थिति कि जब घर घर टकसाल खुल जाएगी तब तो फिर हो चुका ना। खैर, तो क्या होगा, ये प्रोग्राम भी फ्लॉप। ओके, आगे बढ़ो। देखो, दोआब में कर वृद्धि, तो जो गंगा यमुना दोआब है, ठीक है, जो गंगा यमुना दोआब है, ये क्षेत्र हम लोग भी जानते हैं कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। तो मोहम्मद तुगलक ने गंगा यमुना दोआब में दिमाग लगाया और कहा कि यहां पे कर बढ़ाकर 50% कर दो। सुनने समझने में तो ठीक लग रहा है। तो जब कर बढ़ाकर 50% किया गया, तो जैसे ही 50% कर करने की खबर दोआब क्षेत्र में पहुंची, उसी समय वहां पर अकाल पड़ गया। अब बताइए इसमें मोहम्मद तुगलक की कहां गलती। समय उसका साथ नहीं दे रहा है। क्या करेंगे। उसने अत्याचार किए, जबरदस्ती करों को वसूलने का प्रयास किया। खैर, अगर वो सब बातें छोड़ दें, तो अगर ये देखें कि क्या योजना वाकई में उस तरह से फलीभूत हुई जैसा उसने सोचा था, तो उत्तर होगा नहीं। ये भी है ना। अब देखो, ये सब आपको हल्का हल्का समझ में आने लगा होगा, है ना। कराचल अभियान, इसको आप वर्तमान समय का उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड मान लीजिए। कराचल का मतलब गढ़वाल क्षेत्र का एरिया, पहाड़ी एरिया। पहाड़ी राजाओं से उसने कर उगाही की मंशा जाहिर की। उसको किसी ने कान में बोल दिया होगा कि पहाड़ी राजा कर नहीं दे रहे हैं, तो उन पर, उनको कर वसूली के लिए सेना को तैयार करके वहां भेज दिया। और जब भेजा तो वहां भी स्थितियां कुछ भूस्खलन टाइप की रहीं और वहां पर भी इसको नुकसान ही उठाना पड़ा। सबसे तगड़ा माहौल तो ये है खुरासान अभियान। इस अभियान के लिए तो इसने पर्याप्त संख्या में सैनिक भर्ती कर लिए भाई। क्योंकि यह विदेश आक्रमण था, जो ईरान क्षेत्र था वहां पर आक्रमण करना था। और आसपास के राजाओं को इसने संदेशा भिजवा दिया कि तुम आ जाना, हम आ जाएंगे और आक्रमण करके खूब लूटेंगे और
सब ओके 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 हो गया। सेना में अच्छी खासी संख्या में सैनिक भर्ती कर लिए, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 1,80,000 के आसपास। इतनी बड़ी सेना, सैनिकों को भर्ती करना और फिर आक्रमण के लिए व्यवस्था करना, और जब आक्रमण करने का समय आया तो मालूम चला कि जिनके साथ जाना है वो वहां पर अपनी गद्दियों से उतार दिए गए हैं। अकेले जाने की हिम्मत है नहीं। तो अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे? तो ये सारे जो फ्लॉप शो हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से कहा जाता है कि वो योजना पर योजना क्यों बना रहा था जब फ्लॉप हो रही थी। है ना? तो लोगों को यह सोचना चाहिए ना कि जब योजना पे योजना फ्लॉप हो गई, तभी तो हम लोग को मालूम चला कि फ्लॉप हुई है। अगर वो योजना पे योजना ना बनाता तो हम लोग को कैसे मालूम चलता कि वो फ्लॉप हुई है? है ना? मान लीजिए 2 योजना बना के छोड़ देता, तो कैसे मालूम कि अगली योजनाएं वो बनाएगा और वो सफल होंगी या फ्लॉप होंगी, क्या पता। तो मोहम्मद तुगलक कुछ इस प्रकार की मानसिकता के थे। इसके अंदर जो सबसे बड़ी अच्छाई थी वो ये थी कि वो योग्यता को तवज्जो देता था। उसके दरबार में तमाम हिंदू अच्छे पदों पर कार्य कर रहे थे। और जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा, इसको भी समझना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? और आपसे परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है? इसको भी समझ लेना, ये यहीं से आया है क्वेश्चन कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, एमबीटी बोलते हैं ना हम लोग, तो हमने आपसे 2 शब्द बोले कि सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार। इसके समय था, ठीक है? सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार इसके समय था। दूसरा पॉइंट, सल्तनत का विघटन भी इसी के समय शुरू हुआ, ठीक है? एक सुपर पॉजिटिव है, एक सुपर नेगेटिव है स्टेटमेंट, क्या करिएगा? ठीक है? एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जब विघटन की बात आती है, जब विघटन की बात आती है तो मोहम्मद तुगलक अजीब ही विचारधारा का था। एक राज्य 1336 में स्वतंत्र हो रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा। एक राज्य 1347 में स्वतंत्र हो रहा है। राज्य स्वतंत्र हो रहे हैं, मोहम्मद तुगलक से टाटा बाय बाय कर रहे हैं, मोहम्मद तुगलक कुछ नहीं कह रहा, है ना? मोहम्मद तुगलक का जो समय है वो 1325 से 51 है। अब समझ में आ गया, दोनों टाइम मोहम्मद तुगलक के समय है। ये जो समय है ये विजयनगर का है।
ठीक है, ये जो समय है वो बहमनी का है, बहमनी राज्य। ठीक, विजयनगर जो है इसको स्वतंत्र करवाते हैं हरिहर बुक्का। इनका नाम भी याद रखना क्योंकि इसके आसपास वो टहल रहा है एग्जामिनर, तो हो सकता है। अभी बताते हैं क्यों। बहमनी अलाउद्दीन बहमन शाह, या जिसे हम हसन गंगू कहते हैं, है ना। हसन नाम था, गंगू एक ब्राह्मण था जिसके यहां ये गुलाम की भूमिका में था, फिर धीरे धीरे संबंध अच्छे बने। खैर, तो विजयनगर और बहमनी दो राज्य स्वतंत्र होते हैं। ये जो एरिया है वो तो आप जान ही रहे हैं, कर्नाटक का एरिया। प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि विजयनगर का जो खंडहर है वो कहाँ प्राप्त होते हैं, तो हम्पी, कर्नाटक नहीं। खैर, आइए मुद्दे पे सीधा। विजयनगर जो है ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर, नाम से स्पष्ट है, जीत का शहर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देख लो बना कैसे, क्योंकि महत्वपूर्ण है। आप यहां पर हरिहर और बुक्का को देख रहे हैं। हम्म चल, थोड़ा मैप में समझ लेना तो स्टोरी आपको ध्यान बनी रहेगी। मोहम्मद तुगलक यहां है, ओके, फाइन। यहां पर मध्य प्रदेश में जो सतना का क्षेत्र है, तो सतना में मोहम्मद तुगलक का एक सेनापति, या ये कह लो कि वहां का प्रभारी, सागर क्षेत्र का, सतना सागर अच्छा खासा बड़ा एरिया था। तो वो जो सागर क्षेत्र का हेड था, उसने कर दिया विद्रोह मोहम्मद के खिलाफ। उसका नाम था बहाउद्दीन गुरशप, ठीक है। तो बहाउद्दीन गुरशप ने जब विद्रोह किया मोहम्मद तुगलक से, तो मोहम्मद तुगलक ने उसके विद्रोह दबाने का प्रयास किया, ठीक है। तो वो भाग के आ जाता है कर्नाटक क्षेत्र में। कौन? बहाउद्दीन गुरशप। चलो हम लिख देते हैं नाम, बहाउद्दीन गुरशप, ठीक है। इसकी वजह से विजयनगर बना, ठीक है। तो जब बहाउद्दीन गुरशप कर्नाटक आ जाता है, तो उस समय पता नहीं मोहम्मद तुगलक का क्या मूड था, उसने विद्रोह दबाने की ठान ली। अब जो आ गया दिमाग में तो आ गया, और विद्रोह दबाने के लिए चल पड़ा। बहाउद्दीन गुरशप को उसने पराजित किया, और बहाउद्दीन गुरशप की बहाउद्दीन गुरशप जो सहायता ले रहे थे कर्नाटक से, उसकी सेना में ये दो थे, हरिहर बुक्का। मोहम्मद तुगलक तो भाई तलवार का तो धनी था ही, बहाउद्दीन गुरशप को वो पराजित करता है और कुछ लोगों को पकड़ के ले जाता है दिल्ली। तो उन दो में कहां गए, ये दो भी थे, मतलब उन लोगों में ये दो भी थे। तो हरिहर बुक्का पहुंच जाते हैं दिल्ली, और इनको इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया जाता है। अब ये हो गए मुस्लिम, भारतीय मुसलमान, ठीक है।
और दिल्ली में बढ़िया नौकरी करने लगे। अच्छा, बीच बीच में दक्षिण में विद्रोह भी होता था। अच्छा, दोनों योग्य थे, ईमानदार थे, तो मोहम्मद तुगलक की निगाह में चढ़ गए। तो दक्षिण में जब विद्रोह होता था तो ये मोहम्मद तुगलक के सामने जरूर घुमा फिरा के प्रस्ताव रखवाते होंगे कि हम चले जाएं, दबाए हैं, हमारा क्षेत्र है दक्षिण। मोहम्मद तुगलक भी कम नहीं, वो नहीं भेजता था, क्योंकि मोहम्मद भी जानता था कि गए तो ये गए। लेकिन फिर शायद तीसरा या चौथा विद्रोह था, तो मोहम्मद तुगलक इनसे कह देता है जाओ, अच्छा दबाओ जाके। बस फिर क्या था, दोनों कर्नाटक आते हैं और विजयनगर की स्थापना कर देते हैं। ऐसे शुरुआत होती है विजयनगर की। ठीक है, और विजयनगर में जो हरिहर बुक्का हैं, ये स्थापना करते हैं संगम वंश की। ठीक है, संगम वंश की। ये विजयनगर पे शासन चलाने वाला पहला वंश था, संगम वंश। संगम वंश के बाद वहां पर गद्दी पर बैठता है सालुब वंश। फिर गद्दी पर बैठता है तुलुप वंश, और फिर गद्दी पर बैठता है आरविडू वंश। देखो ध्यान रखना, क्योंकि ये आपसे पूछा गया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए प्रयास करेंगे कि शनिवार की जो कक्षा है उसका अधिकतर भाग हम लोग प्रश्नोत्तरी करने में ही बिताएं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न मेडुअल में आ रहे हैं, कौन सा एरिया हिट करना है। ठीक है, चूंकि ये थोड़ा सा बीच से शुरू हो गया था वीक में, तो वीकेंड पे हम लोग इस पे जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो तुलुप वंश है, ठीक है, ये जब गद्दी पे बैठा, सॉरी, ये आपसे परीक्षा में पूछा गया है। अब क्यों पूछा गया, क्योंकि इस वंश के ही प्रतापी राजा हैं। कौन? कृष्णदेवराय। तो इनको पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाती है, कृष्णदेवराय। है ना, और कृष्णदेवराय बहुत बड़ा नाम, आपने अष्टदिग्गज का नाम सुना ही होगा, इन्हीं के समय थे। कौन है अष्टदिग्गज? तेलुगु भाषा के 8 कवि कह लो या विद्वान कह लो, है ना। इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है अल्लाह सानी शेडुना, जिन्होंने मनुचरित की रचना की। मतलब वो अष्टदिग्गज के हेड थे। इन अष्टदिग्गजों में तेनाली रामा कृष्णा भी थे। जैसे अकबर बीरबल, वैसे कृष्णदेवराय और तेनालीराम। यही तेनालीराम जो आप, हो सकता है टीवी पे भी आपने प्रोग्राम देखा हो, उनका पूरा नाम था तेनाली रामा कृष्णा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पांडुरंग महात्म्य, वो भी अष्टदिग्गज में शामिल थे। और कृष्णदेव राय के समय को तेलुगु साहित्य के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ये आप इससे जोड़कर
स्वर्णकाल के रूप में जान सकते हैं। तो फिर आपको दो नाम अल्लाह सानी शेडुना, इनको पेदना भी लिख देते हैं, खैर कोई समस्या नहीं है, अल्लाह सानी शेडुना, और मनुचरित इनकी रचना है, ठीक है। और तेनालीराम, तेनालीरामा, पांडुरंग महात्म्य, ठीक है। तो क्या है, उससे चीजें लिंक हो जाएंगी। अब मान लो निर्माण में पूछ ले तो देखो हजारा राम मंदिर इन्हीं का है। लोटस मंदिर, ठीक है। अगर हम लोग और चर्चा करें तो इन्होंने अपनी मां और पत्नी की याद में नगरों की स्थापना कराई थी। हासपेट नगर आपने सुना होगा, वो इन्होंने कराया था निर्माण, है ना, आपके संस्थान वाली किताब में है ना, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प मिल जाएंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और व्यक्तित्व आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो बहमनी राज्य आप देख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप विंध्य को क्रॉस करेंगे, तो उसके नीचे आप आते जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र, और फिर जो ये बाउंड्रियां लग रही हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की, तो ये एरिया जो है बहमनी हुआ करता था, ठीक ठाक बड़ा एरिया था। और बहमनी राज्य जो ये आगे चलकर 5 भागों में टूट जाता है ना, जो आप जानते हैं। एक का नाम है बीजापुर, ठीक है, एक का नाम है गोलकुंडा, एक का नाम है अहमदनगर, एक का नाम है बीदर। 5 भागों में टूटता है ना। एक का नाम है बरार। बरार तो आपका मध्य प्रदेश में ही लगता है। तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, ये 5 सल्तनतें 14वीं 15वीं शताब्दी में खूब उधम काटती हैं। और किसके साथ? इनके साथ, है ना। क्यों उधम काटती हैं? कि अरे यहां फिर लिखना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, ठीक है। ये वर्सेस विजयनगर, ठीक है। और 1565 में प्रसिद्ध युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। ये एक चर्चित नाम है। बस यहां पर अगर एक चीज आप ध्यान रख पाए
ठीक है। तो इन लोग के बीच जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, उसमें ये बरार क्षेत्र जो है वो शामिल नहीं था। ठीक है, बाकी ये 4 शामिल थे और विजयनगर वर्सेस विजयनगर। और इन लोगों के बीच जो संघर्ष का कारण था, ठीक है, तो वो जो रायचूर दोआब है, ठीक है, उस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर, बिल्कुल आप ऐसे मान के चलिए कि कृष्णा तुंगभद्रा का क्षेत्र, ये जैसे हम लोग का गंगा यमुना का क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया का, उसी तरह से ये है। हम्म अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि विजयनगर पूरी तरह से अस्त व्यस्त नष्ट हो जाता है। एक बहुत ही निहायती खूबसूरत, अत्यंत खूबसूरत शहर बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ये सल्तनतें सफल हो जाती हैं सब। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना, तालीकोटा का जो युद्ध है, इसको और किस नाम से जानते हैं? कृष्ण का युद्ध। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध, है ना। अब पता नहीं किस कौन सा नाम वो दे दे, क्योंकि बन्नी हट्टी भी बहुत फेमस है, तालीकोटा भी बहुत फेमस है, कृष्ण थोड़ा कम फेमस है ना। और एक नाम है राक्षस तंगड़ी का युद्ध, ये वहां का गांव है ना। अब जितने मैक्सिमम नाम हो सकते थे आपको बता दिए, यही 4 नाम है ना। अब इसमें से चाहे बन्नी हट्टी आ जाए, चाहे राक्षस तंगड़ी आ जाए, चाहे तालीकोटा आ जाए, चाहे कृष्ण आ जाए, व्याख्या यही है। ठीक है, तो प्रयास हम लोगों का ये रहता है, मतलब ये रहना चाहिए कि अगर कोई चीज मान लीजिए टच कर रहे हैं, तो उसका वो टच से टच, टच से टच, वो टची बनी रहे, है ना। देखो हर चीज एक दूसरे से टच होती हुई चली आ रही है ना। अब देखो यहां से टच कर दें, अब जैसे ये विजयनगर है, ठीक है, विजयनगर का पतन हो गया। हम्म जब विजयनगर का पतन हुआ तो पोडियार, पोडियार ने मैसूर में जाकर अपनी विजयनगर के आरवीडू वंश के राजा से अनुमति लेकर पोडियार जो है निकल जाता है मैसूर। और बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है। और इसी मैसूर में 1661 के आसपास दस्तक देने लगते हैं कौन? हैदर अली प्लस टीपू सुल्तान। अब देखो ये मॉडर्न से जुड़ गया मामला। खैर हम उस पर चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि हम, ठीक है, बस केवल ये बताने के लिए कि टच से टच, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक, उनका राज्य, उनकी, उनका घटनाक्रम,
है ना? ये सारी चीजें समझ में आई। तो मोहम्मद तुगलक पर ये आरोप लगाना ये अब आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि क्या उसमें पागलपन के अंश थे, क्या समय से पहले था। ठीक है, तो ये स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को एक मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज तुगलक, ठीक है, ये एक प्रकार से देखो, ये कहता है कि हम कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं। ठीक है, कट्टर सुन्नी मुसलमान है ना? फिर ये कहता है कि मैं दिल्ली की जनता को नबी का धर्म सिखाने के लिए गद्दी पर बैठा हूं। अब सुल्तान बताइए, ये बात कह रहा है ना? क्यों कह रहा है मालूम है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि फिरोज बिन तुगलक को गद्दी किसने दिलाई? किसने दिलाई? तो फिरोज बिन तुगलक को गद्दी दिलाई दिल्ली के अमीरों ने। तो दिल्ली के अमीरों को प्लस उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए वो इस प्रकार की बातें उसने शुरुआत में कही। मैं कट्टर सुन्नी मुसलमान हूं, है ना, मैं इसलिए सुल्तान बना हूं कि मैं दिल्ली की जनता को नबी का धर्म सिखा सकूं, है ना। और गद्दी पर बैठते ही उसने 24 कष्टप्रद करों को हटा दिया। ठीक है, ये आप यहां तक नोट कर लो। यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिरोज तुगलक की शायद कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो निश्चिंत रहिए, वो क्वेश्चन हम सब कराएंगे। ठीक है, तो जब शनिवार को हम लोग क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें एंशिएंट के भी क्वेश्चन रहेंगे, मेडिवल के भी रहेंगे, एकदम विधिवत चर्चा करेंगे और बहुत तसल्ली से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना आराम से, बिल्कुल उसी तरह से चर्चा करेंगे प्रश्नों पर। ठीक है, उसके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर बच्चों समाप्त करते हैं और यहीं से हम लोग कल चीजें शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।